हमने अपने पिछले वीडियो के अंत में ये सवाल किया था कि क्या महिला आरक्षण कानून सभी तबके की महिलाओं को समान अधिकार दे पाने में सक्षम है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की प्रगति को उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। मगर हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि उन्होंने जाति के विनाश पर काम किया था। शोषित और वंचित समाज की हिस्सेदारी शिक्षा, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए वह आरक्षण का कॉन्सेप्ट लेकर आए और उसे बाकायदा संविधान के तहत लागू भी कराया। मगर आज बाबा साहेब के इस कथन को केवल महिलाओं तक ही सीमित कर दिया गया है। मगर क्या सारी महिलाएं एक समान है? क्या महिलाएं जाति में नहीं बटी हुई है? क्या मायावती और ममता बनर्जी एक ही तबके से आती हैं? ये तमाम सवाल जनता के बीच से ही निकलकर सामने आ रहे हैं। तो इन सवालों पर जाने से पहले हम आपको ये मुद्दा समझा देते हैं। दरअसल जो महिला आरक्षण कानून लाया गया है, इसके मुताबिक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों में से 33% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। मगर इसमें कहीं भी जाति के आधार पर सीटों के बंटवारे की बात नहीं कही गई है। और जैसा कि राजनीति में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जबकि एससी और एसटी तबके के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके वजह से ये महिला आरक्षण इन सीटों पर तो लागू हो सकेगा, मगर ओबीसी की महिलाओं के लिए सीटों के बंटवारे का कोई प्रावधान नहीं है। यानी इन सीटों पर सभी तबके की महिलाएं चुनकर आ सकेंगी। मगर क्या वाकई ऐसा हो सकेगा? इसे उदाहरण के तौर पर ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब पुराने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आखिरी भाषण के दौरान जो आंकड़ा प्रस्तुत किया था, इसके तहत आज़ादी के बाद अब तक 7,500 से भी ज़्यादा जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं। मगर इनमें से महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 600 के करीब ही रही, यानी कि ना के बराबर। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति के आधार पर महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या का जिक्र नहीं किया। अगर इन 600 महिलाओं की जाति का विश्लेषण करें तो इनमें से करीब 2-2.5% महिलाएं ही जनता के बीच से चुनकर आ पाई हैं। यानी बाकी की 98% महिलाएं सवर्ण समाज से हैं, अपर कास्ट हैं। इस वजह से ओबीसी तबके के द्वारा ही इस कानून का जोर शोर से विरोध किया जा रहा है। देश भर के ओबीसी कोटा विदिन कोटा की मांग कर रहे हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर महिलाओं के लिए 33% सीटों को आरक्षित किया गया है तो पहले तो इसे 100 मान ले। अगर इन 100 सीटों में से कुछ सीटें किसी दूसरे वर्ग के लिए आरक्षित की जाती हैं, जैसे 50% सीटें ओबीसी महिलाओं के लिए, 15% एससी एसटी के लिए, तो इसे ही कोटा विदिन कोटा कहा जाएगा। यानी एक कोटे के अंदर ही दूसरे कोटे का प्रावधान। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया गया, और ये भी पहली बार नहीं है जब इस बिल पर संसद में विरोध हुआ। मगर फ़र्क इतना है कि पिछले बार तक बिल पेश किए जाने पर विरोध हुआ, मगर इस बार पहले बिल को बहुमत से पारित कर दिया गया, उसके बाद विपक्षी दल द्वारा इसका विरोध शुरू हुआ। साल 2009 में जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में इस महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया गया, तब लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव ने इस बिल का जमकर विरोध किया। शरद यादव का सदन में दिया गया भाषण इन दिनों सुर्खियों में है। आप भी सुनिए आखिरकार शरद यादव ने ऐसा क्या कहा। मैं अंत में अपनी बात को समाप्त करके इस बात को मैं कहना चाहूंगा, मित्रों, इसी देश में दुर्गा बनाते हैं, हम सीता बनाते हैं, काली बनाते हैं, सावित्री बनाते हैं। कौन कहता है महिला रिजर्वेशन? हम कहते हैं 100% करो, लेकिन भारत की हकीकत को छोड़ के करोगे और कहोगे कि सब लोग सहमत हो जाओ। दुनिया देश में कोई वॉक ऑफ लाइफ, जितनी चाहे ब्यूरोक्रेसी है, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता कि चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सरकारें हो, सिर्फ सदन में थोड़ा बहुत चेहरा बदला है। गरीबों के हाथ में वोट आया है तो यहां घोड़ो राम, हर तरह का इंसान, यहां हर बिरादरी का मामूली आदमी यहां आ जाता है।
आप 183 सीटें कर रहे हैं, आप दिल्ली से रेवोल्यूशन कर रहे हैं, 60 बरस से कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि सीता से लेकर इस देश में कितनी नारियां हैं जिनका दिन भर महिलाओं को बताया जाता, हिंदुस्तान की मां गुलाम है जाति व्यवस्था के कारण। हिंदुस्तान की मां आजाद हो सकती है, हिंदुस्तान की सब बीमारी मिट सकती है। तोड़ो जाति को, हम सारे रिजर्वेशन वापस करेंगे। जाति तोड़ो, जाति बंधन करके मुट्ठी भर लोग इस देश को हजारों बरस से चला रहे हैं। इस लोकतंत्र में हम लोग यहाँ कुछ संख्या में आ गए। आपके दिल और दर्द में दर्द है, हो सकता है आपके मन में ना हो, लेकिन ये अब महिला रिजर्वेशन आपने इस देश के शूद्रों को, अति शूद्रों की संख्या घटाने के लिए लाए। शरद यादव तो बोलने में दिक्कत है, इनकी बेटियां और इनकी बहनें कहा तक आगे बढ़ेंगी। कोई आंदोलन होता, कोई धरती से आंदोलन होता, जयप्रकाश आंदोलन था, कोई दूसरा धरती से आंदोलन होता, आप जरूर करते। लेकिन बिगड़ आंदोलन के यहां कुछ महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी, कहेंगी महिला रिजर्वेशन। हो सकता है हमारे पास संख्या ना हो, लेकिन मैं कहता हूं सुकरात अकेला बढ़ गया जहर खाकर। हम जहर खा के सदन में मर जाएंगे, लेकिन सच यह है कि हिंदुस्तान के 90-95% लोगों को गला काट कर ये महिला रिजर्वेशन लाना चाहते हैं। ठीक है। महिला रिजर्वेशन लाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि इस देश में सावित्री, सीता तो प्रतीक नारी है। इस देश की सबसे तेजस्वी महिला द्रौपदी जो है उसका कोई नाम नहीं लेता। और मैंने कहा ना, हिंदुस्तान की औरत जो जाति व्यवस्था बना के रखना, इसलिए योनि सुस्ता का जो कंसेप्ट हमारा है उसी के चलते उसको गुलाम बना के रखा है। जाति तोड़ो, महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं, अपने आप आगे आ जाएंगे। इसलिए द्रौपदी जैसी तेजस्वी महिला किसी अन्याय के सामने सर ने झुकाया, किसी तरह के किसी बाधा पर कभी किसी जगह समझौता नहीं किया। वो प्रतीक नारी नहीं है जिसमें 99 गुण थे। सिर्फ वो पतिव्रता नहीं थी, उसके 5 पति थे। सिर्फ हिंदुस्तान की औरत को पतिव्रता और पतिव्रता साथी के साथ वफादारी होना चाहिए, लेकिन ये वफादारी हिंदुस्तान की आधी मां और आधी औरत को गुलाम बना दे, उसको पूरी तरह जंजीरों में जकड़ ले। इस आजादी को तोड़े बगैर, और आजादी, इसकी आजादी होती महिला के रिजर्वेशन से नहीं, किसी महिला को अध्यक्ष बनाने से नहीं, किसी को राष्ट्रपति बनाने से नहीं। ये तो टोटका है, हम इससे कभी सहमत नहीं होने वाले। हिंदुस्तान की औरत तो सही में कैद है, शूद्रों की कैद है, ज्यादा पछड़ी है, वो ज्यादा दिक्कत में है, वो ज्यादा पति से सताई हुई है, ज्यादा शराब वहां पीते हैं लोग, उसको लिबरेट करो। तुम कहते हो मुसलमान की औरत कॉमन सिविल कोड, अरे इससे बड़ा मौका क्या है? निकालो बाहर उसको, क्यों नहीं देते उसको अलग से? तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस पर बहस होगी, जब बहस करेंगे हम। लेकिन हम आपसे उपाध्यक्ष जी धन्यवाद करते हैं और यही कहना चाहते हैं, नारायण स्वामी जी जो आपने लिखा है वो भजन है, उससे स्वर्ग जाते या नरक जाते पता नहीं चलता, लेकिन भजनों से देश नहीं बनता, सार्थक तरीके से आचरण करने से मुल्क बनता है, देश बनता है। गांधी बुत नहीं है, अंबेडकर बुत नहीं है, उसके विचार को मार करके हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे। हमने मार दिया उसको, हमने उसको गिरा दिया है, मिट्टी डाल रहे हैं हम। और हम गांधी और लोहिया और जयप्रकाश और चौधरी चरण सिंह, महात्मा कबीर के चलते, क्या बात है, क्या चीज कही है। कबीर से बड़ा आदमी तो दुनिया में कोई नहीं है। अध्यक्ष जी आपकी पार्टी है, वो मार्क्स की कैपिटल की पूरी पोथा लिखती है, तब कहीं मार्क्स कैपिटल समझा सकते हैं। कबीर एक सेंटेंस में कह देता है, साधु इतना पाइए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा। ठीक है, ठीक। दास कैपिटल क्या कह रही है? धन्यवाद। इसलिए इन लोगों के विचार को यदि हम भजन बना के रखेंगे, इनके बुत बना के रखेंगे, देश बन नहीं सकता। इनके विचारों को जमीन पर उतारना, धरती पर उतारना है तो फिर सबको सच्चा आचरण करना पड़ेगा। और सरकार से मैं यही विनती करूंगा कि आपको मौका मिला है तो इसमें छेड़खानी ऐसी मत करो जो अधूरी हो, जो आपको खा जाए। ये आपकी सरकार शेर की सवारी है, संभल के चलना।
नहीं संभले तो हमको कोई फर्क नहीं, हम तो विरोध में हैं। वहीं उस दौरान उमा भारती जो विपक्ष में थे उस दौरान, उन्होंने भी इस बिल का विरोध किया था। और आज जब उन्हीं की पार्टी सत्ता में है और यह बिल लेकर के आई है, तब भी वह अपने स्टैंड से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। जब महिला आरक्षण पेश हुआ और बिना ओबीसी महिलाओं के आरक्षण के बिना पेश हुआ तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत रंज हुआ कि हमने एक झटके में पिछड़ों का, इस देश की समस्त पिछड़ी जातियों का भरोसा हमने तोड़ दिया, भरोसा खो दिया। 1996 में देवगौड़ा जी ने जब ये बिल प्रस्तुत किया था तो मैं ही वो थी जो खड़ी हो गई थी पार्लियामेंट में, आप रिकॉर्ड देखिए, तब उस समय पे टेलीमीडिया नहीं था, कि मैंने कहा था कि आप इसमें ओबीसी के आरक्षण के बिना मत लाइएगा, एसटी एससी और ओबीसी के। और देवगौड़ा जी ने मेरा सम्मान करते हुए बिल को वापस लेके स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया था। तब से स्टैंडिंग कमेटी में विचाराधीन रहा। मोदी जी की कैबिनेट में जब मैं थी तो कई बार कुछ महिला मिनिस्टरों के कहने पर ये बात आती थी कि ये महिला आरक्षण विधेयक लाया जाए, तो मैं उस समय भी मोदी जी को कह देती थी कि इसको ओबीसी आरक्षण के बिना मत लाइएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी हमेशा मेरा समर्थन करते थे। मेरी पार्टी के ही कुछ लोग मुझसे नाराज रहते थे, लेकिन फिर भी गोपीनाथ मुंडे जी मेरा समर्थन करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी इस विषय पर मुझे हमेशा संरक्षण देते थे, क्योंकि मेरा कहना था कि पिछड़ी जातियों के जनाधार के बिना ही तो आप सरकार नहीं बना पाते थे। जनसंघ से लेके अभी तक आपकी इमेज भले ही अच्छी रही हो, लेकिन आप बहुमत नहीं जुटा पाए। अगर बहुमत प्राप्त करना है तो पिछड़ी जातियों का भरोसा प्राप्त करना होगा, जीतना होगा, और वो भरोसा हमें मिला। लेकिन कल एक झटके में हमने वो भरोसा तोड़ दिया। हमने उनको एक सीट के लायक नहीं समझा। मुझे बहुत दुख है इस बात का, मैं इसको भूल नहीं सकती। एसटी एससी महिलाओं को तो देना पड़ेगा संवैधानिक बाध्यता से, लेकिन अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से जो चीज़ हम पिछड़ों को दे सकते थे वो था उन महिलाओं को संसद में बिठा लेना जो चारा काट रही हैं, जो भैंसें चरा रही हैं, जो कपड़े धो रही हैं, जो सड़कों पे गिट्टी तोड़ रही हैं। वो संसद में आके बैठ गई होती, वो दुआएं देती। हमने कितना बड़ा कष्ट दिया, कितना बड़ा, मुझे तो बहुत रंज हुआ है कल। अब तक आप समझ चुके होंगे कि महिला आरक्षण कानून का ओबीसी तबका विरोध क्यों कर रहा है। आने वाले समय में हम इस बिल के अन्य पहलुओं पर भी बात करेंगे, मगर जाते जाते एक सवाल आपके लिए। जिस देश में आधी आबादी ओबीसी तबके की है, क्या उस देश में उसी तबके की महिलाओं को छोड़कर महिला आरक्षण कानून लाना सामाजिक न्याय है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।